नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। जंग का मैदान पूरी तरीके से तैयार है और जंग शुरू भी हो गई है। सभी अपनी अपनी चालें चलते हुए नजर आ रहे हैं। शांति की बात अब बहुत ज्यादा पीछे छूट चुकी है और अब बम मिसाइलों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान रह गए हैं और ये तबाही मिसाइलों ने बरसाई है। आसमान धुआं धुआं नजर आ रहा है। फाइटर जेट की गड़गड़ाहट पिछले 4 दिनों से देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। खतरे के बादल दिन प्रतिदिन छाते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो तबाही आई है वो ये बताती है कि किस तरीके से सब कुछ जला करके ये अपने साथ खाक कर देगी। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको पिछले 4 दिन का हाल बताएंगी। शनिवार से जब से इस जंग की शुरुआत हुई तब से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। जंग के बीच में कई देशों में तबाही है। तेहरान जो कर रहा है उससे साफ है कि वो अपने दुश्मनों और उन देशों को भी निशाना बना रहा है जो कि कभी उसके मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। ओमान जैसा देश उसकी मध्यस्थता करवाता लेकिन उसने उसे भी नहीं बख्शा है। अमेरिका और इजराइल को लेकर के ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई हुई है। ईरान ने दुबई, सऊदी अरब, कतर समेत कई देशों में मिसाइल से हमला किया है। चलिए अब आपको बताते हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान में जंग की कुछ तस्वीरों के बारे में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो जंग की बानगी को दिखाती हैं कि किस तरीके से आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह किसी और को बैठाने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया गया। और अब तक ये बताया गया था जंग की शुरुआत के साथ कि 40 कमांडर और 8 लीडर्स को ढेर कर दिया गया है। अब इसी के साथ रक्षा मंत्री जो नए बनाए गए थे उन्हें भी मार गिराया गया है। अब आप 8 तस्वीरों के जरिए समझिए कि ईरान ने किन देशों में तबाही मचाई हुई है। तो ये देश कौन कौन से हैं जहां पर ये तबाही आई हुई है। इसमें इजराइल का नाम तो है ही है क्योंकि इजराइल ने जब इसकी शुरुआत की तो इजराइल को इसके लिए तैयार रहना था। अब आपको ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको बहरीन की दिखाती हूँ। उसके बाद सऊदी अरब देखिए, सऊदी अरब में तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद तस्वीर दुबई से आती है और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास से ये देखिए, बुर्ज खलीफा के पास से ईरान के जो ड्रोन है वो उड़ान भरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बत्तियां बुझा दी जाती है। एहतियातन तौर पर इस जगह को खाली करवा दिया जाता है। अब एक तस्वीर आपको जॉर्डन की भी दिखा देते हैं कि जॉर्डन में आखिरकार क्या कुछ हुआ है। अब ये तस्वीर आपको ओमान की भी दिखाते हैं, कतर की भी दिखाते हैं, इजराइल और कुवैत की भी दिखाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें ये बता रही है कि ईरान को जहां जैसे मन पड़ रहा है वो वहां पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। इस बार वो ये नहीं देख रहा है कि कौन सा देश उसका मित्र राष्ट्र है, कौन सा देश उसका दुश्मन है। उसका कहना है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ नेवल बेसिस को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नेवल बेसिस के साथ साथ अब उसने उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जो जगह आम लोगों से जुड़ी हुई है। अब आपको 2 और तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिरकार इन 2 तस्वीरों के मायने क्या। ईरान में भूकंप और अमेरिका में भूकंप। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो वैसे ही दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ कुदरत भी उन्हें परेशान कर रही है। तो आपको समझा दूं कि ये कुदरत का कहर नहीं है, ये इन्हीं दोनों देशों का मैन मेड कहर है। कैसे? पहली तस्वीर ईरान की है जहां जंग के बीच में 4.3 तीव्रता का भूकंप आता है। खबरें ये कहती है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है और इसका दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। दूसरी तस्वीर अमेरिका के नेवादा की है और अमेरिका ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है क्योंकि इस दौरान 100 से ज्यादा भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं और यहां पर भी 4.3 भूकंप दर्ज किया गया है। अब ये तस्वीरें ये बताती है कि मिडिल ईस्ट में जंग में अब वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है और इसमें परमाणु वॉर होगा ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि युद्ध के दौरान परमाणु परीक्षण करना सीधे सीधे अपनी शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ चेतावनी भी है कि ये जंग कभी भी किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती है। जो अभी तक ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से लड़ी जा रही है वो कभी भी परमाणु हमले की शुरुआत के साथ ही इस पूरी जंग को खत्म भी कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच खबर है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल्स का उपयोग कर रहा है। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका को हालांकि खलबली भी लगती है, उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगते रहती है और इस सब में अमेरिका कुछ ना कुछ प्लानिंग भी करता रहता है ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके और ट्रंप तो यही कहते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे मार देते उससे पहले मैंने अयातुल्ला अली खामनेई को मार दिया। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर जमीनी सैनिक भी भेजेंगे, हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो मुकर जाते हैं। रात को 10 सवा 10 के आसपास वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में उसके पहले क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान में जो करना होगा वो हम करेंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं ट्रंप ने आखिरकार क्या कहा, किस लहजे में कहा। And we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. उधर इजराइल कह रहा है कि ईरान से जंग लंबी चलेगी, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में जंग जो बारूदी खेल चल रहा है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये जंगी बारूदी खेल। क्योंकि अमेरिका भी तो यही कह रहा है कि 4 से 5 हफ्ते की तैयारी हमारी पूरी है। ईरान भी लगातार कई देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। तो कि क्या ये समझा जाए आती हुई तस्वीरों से, ईरान के द्वारा मचाई जा रही तबाही से, कि मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से नक्शे पर बिगड़ा हुआ नजर आने वाला है। इन सब के बीच में हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से गैस और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बर्बादी की ये कहानी अभी नहीं थमने वाली है, ये भी सच है। अब इसी पर हम समझेंगे एक्सपर्ट से कि ये युद्ध आखिरकार कितना लंबा खिंचेगा और इसके साथ साथ कितना नुकसान देकर के जाएगा। इस बीच एक खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दरअसल बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान बात करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कहा है हमने कि अब बहुत देर हो चुकी है, उनका एयर डिफेंस, एयरफोर्स खत्म हो गया है, ईरान की नेवी और लीडरशिप खत्म हो गई है। और यह सच है, ईरान की लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जो भी उस लीडरशिप की कुर्सी पर बैठने का प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति को भी मार गिराया जा रहा है। आज ही ये ऐलान होता है कि रक्षा मंत्री नए चुन लिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ खबर आ जाती है कि रक्षा मंत्री का भी निधन हो गया है, वो भी इसमें शिकार हो गए हैं। अयातुल्ला अली खामनेई के बाद तेजी से ये चुनाव होता है कि अब उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। खबर आती है कि बैठा दिए गए हैं और खबर यह भी आती है कि वो व्यक्ति भी अब नहीं रहे। इस तरीके से टॉप लीडरशिप को, कमांडर्स को निशाना बना करके पूरी तरीके से अपंग किया जा रहा है ईरान को, ताकि उसके पास ये कहने के अलावा एक शब्द न रह जाए कि ठीक है, हम आने वाले भविष्य में भी न्यूक्लियर पावर बनने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसी पे करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल संजय सोई, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी, डिफेंस एक्सपर्ट, विंग कमांडर आलोक सहाय जी भी जुड़ रहे हैं, निपुल आलम बयान जी भी जुड़ रहे हैं और पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी मेजर जनरल संजय सोई सर कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें क्या ये कहना अब सही नहीं होगा कि एक तरफ ईरान खड़ा हुआ है और ईरान के सामने न जाने कितने देश खड़े हुए हैं, 11 देश खड़े हुए हैं ये, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हमें निशाना बनाया जाने लगा तो हम भी आगे उतरेंगे और अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। ईरान नक्शे से क्या गायब हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से अमेरिका ने अटैक किए वो अपने प्लान के हिसाब से गए, और ईरान इस समय में जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो भी अपने प्लान के हिसाब से कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब हमले हुए और अगर अमेरिका की जहां जहां बेसिस है हम उन बेसिस पर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बदलाव देखता हूँ कि उन्होंने उस बेसिस के साथ साथ उन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन देशों की जैसे आप बता रहे थे कि घूमने के स्थल, उनके रिफाइनरीज, उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, उनके स्टोरेज, उनके एयरपोर्ट, इन चीजों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो एक बात तो सही है कि क्योंकि उन देशों की संप्रभुता पर हमला हुआ है और इसका वो काफी गहरा संज्ञान ले रहे हैं। अभी वो उन्होंने इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड नहीं किया है, देखा जाए तो अभी उन्होंने खाली डिफेंसिव एक्शन लिए। जो मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 80 से 90 से 95% तक गिर जाते हैं, लेकिन 5% भी अगर निकल जाने में सफल होते हैं तो वो जो डैमेज करते हैं वो एक काफी बड़ा एक नुकसान नजर आता है। अमेरिका या जो डिफेंसिव है उनकी साख पर भी चोट पहुंचती है। हालांकि मेरे हिसाब से इसका लड़ाई के आउटकम पर
बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर ये पड़ रहा है कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, और क्योंकि रिफाइनरी पर हमले हो रहे हैं, एलएनजी प्लांट पर हमला हुआ है, इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है। इसराइल में तो कम हो ही गया था, ईरान में भी कम है, और देशों ने भी प्रोडक्शन कम कर दिया है। अभी खबर आई कि यूएई के भंडार पे भी अटैक हुआ है, और गल्फ ऑफ हॉर्मुज से भी मूवमेंट बंद है तकरीबन, क्योंकि टैंकर नहीं निकल रहे। ऐसे में दुनिया की कीमतें बहुत बढ़ गई। यहाँ पर उधर से एक प्रेशर डालने का, या इनको कहिए कि एक एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का, पेट्रोल को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का ईरान का प्लान है, ताकि पूरी दुनिया से अमेरिका और इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़े कि एक बातचीत की टेबल पर आए, एक महंगाई इतनी हो कि अनसस्टेनेबल हो जाए, और एक रेसेशन का खतरा जब आता है, उसके लिए ये मध्य पूर्व के देश और यूरोप जो भी इफेक्टिव होगा, एशिया इफेक्टेड हो जाएगा। वो लोग फोर्स करें अमेरिका और इसराइल को कि आप बातचीत करें। लेकिन क्या ये बातचीत करेंगे? मुझे लगता नहीं कि अभी वो बातचीत के मूड में है। अभी जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं, इस समय में उनका सर देखिए, एक स्ट्रेटजी ही है चीज हो कि सकती मिसाइल है, से। जब आप संजय सोई सर जब ये तमाम चीजें कह रहे हैं, तो एक ही चीज हो सकती है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा था, वो इसी तरीके से सिद्ध किया जा सकता है कि आप अपनी इकोनॉमी को अगर ऊपर नहीं लेकर के जा सकते, तो दूसरे के इकोनॉमी को आप नीचे ले आइए। अब अगर ये होता है, अब तो देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा एशियन कंट्रीज का तो 20% वहीं से आना जाना होता है। भारत ये कह रहा है कि उसके पास 45 दिन का है जो भी ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि हमारे पास 45 दिन का रिजर्व बचा हुआ है। दूसरी तरफ जापान ये कह रहा है कि उनके पास 245 दिन का बचा हुआ है। तो एक बड़ा हिस्सा तो यही है कि आप ग्लोबली बाकी देशों को अनस्टेबल करने की कोशिश कर दीजिए, ताकि आप अपने आप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में ऊपर दिखा सके। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि अभी ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बड़बोले हैं, कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिस पर बहस शुरू हो जाती है, बाद में पता चलता है बैकआउट कर गए। उनका कहना है कि हमने बातचीत ईरान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने कह दिया कि अब बहुत वक्त बीत चुका है, अब बातचीत के कोई मायने नहीं है। हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, हमने उनका नेवल सिस्टम खत्म कर दिया, हमने उनके कमांडर सारे गिरा दिए हैं। तो क्या ये सब कुछ खत्म होने के बाद अब ईरान के सामने एक ही ऑप्शन बचा है कि वो अपने हथियार डाल दे, घुटनों पर आ जाए और कह दे कि जैसा ट्रंप साहब चाहेंगे वैसा ही होगा? धन्यवाद मीनाक्षी, जय हिंद, शनो वरुणा। ट्रंप 3 बात से पीछे हट गए थे टेबल पे कि एक तो एक ये झूठे हैं, ये लोग मक्कार हैं, और टेम्पररी इनरिचमेंट बंद करने की कह रहे थे, वो भी 1 हफ्ते के लिए, और वो भी नहीं आए। उसका 7 पेज का टेबल पर उन्होंने जो रखा था प्रपोजल, वो उन्होंने चुटला दिया। दूसरा, यूरेनियम इनरिचमेंट के बाद प्रॉक्सी वॉर जो तुम कर रहे हो, एच का फैक्टर, और इसके साथ ही ये मिलिशिया फ्रॉम इराक जो एरबिल एयरपोर्ट पे अटैक हो रही है, आप ये देख रहे हो, जिनको इनकैश कर रहा है अमेरिका। तो दूसरा ये, और तीसरा था कि रेजिम चेंज करो, मिसाइल की जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है उसको बंद करो, ताकि तुम रोग स्टेट हो, प्रॉक्सी स्टेट हो, तुम्हारे हाथ में अगर मिसाइल रहेगी। तो तीनों की तीनों चीजों पर उन्होंने मारने का उनको प्रपोजल दिया, और मार दिया पहले दिन। लीडरशिप चेन ऑफ कमांड में लगातार सक्सेशन में भी मारते जा रहे हैं। तो इसका और एयर बेसिस सप्रेस कर दिया उन्होंने, एक तरह से स्कॉच अर्थ कर दिया, और मनोबल तोड़ने के लिए लगातार साइबर वारफेयर भी हो रहा है इस्तेमाल। और सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन वो कर रहे हैं कि 8 कंट्री जहां पर डिविजनरी अटैक किया था ईरान ने, उन सबको कंटेन करके रखा हुआ है डिप्लोमेटिकली। उनके हेड्स ऑफ स्टेट कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई रिटेलिएशन नहीं हो रही, और अमेरिका और इजराइल वॉर लग रहा है डायरेक्ट, और बाकी लोगों को उन्होंने कंटेन कर रखा है। तो ये स्प्रेड होने से बचा रहे हैं वो, और ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वॉर को स्प्रेड करें, चाहे वो हॉर्मुज के थ्रू हो, लिवरेज लेके, या कई देशों को साइप्रस तक अटैक करके। तो अब उन्होंने वार्निंग दे दी है, तुम चुपचाप टेबल पे नहीं, घुटने टेक दो। और जो 15 शिप्स आ रहे हैं उनके पीछे से, एयर रिफ्यूलर्स जो 17 आ रहे हैं, अब आप ध्यान रखिए उनके ऊपर, बड़ा कुछ होने वाला है 1-2 दिन में। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर दी है उन्होंने। तो ये समझ में नहीं आता नेवल कैप्टन, ये बात समझ में नहीं आती कि अमेरिका ने ही 90, 80, 70 के दशक में एक नेता चुन करके लाते हैं, उन्हें सत्ता में बैठाते हैं, उन्हीं के हाथों अपमानित होते हैं, उन्हीं के हाथों भगाए जाते हैं, और अब आज उनके लिए वो इतने ज्यादा गले की फांस बन गए कि उनको उखाड़ फेंका, और फेंका तो फेंका। अगर वो खुद से फिर से वहां पर एक नेता को बैठा देंगे तो इसका क्या मायने हैं कि आने वाले 80, 40 साल में, 30 साल में वो व्यक्ति भी उनके लिए गले की फांस नहीं बन जाएगा अमेरिका के लिए?
ये वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि जो अपमानित किया गया था उन्हें 70 के दशक में, वो उसका बदला सीधे सीधे तौर पर ले सके। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, अगर अभी की बात करें तो ट्रंप बार बार वहां के नेताओं से, वहां की आम जनता से अपील कर रहे हैं। ट्रंप 2 बार 3 बार अपील कर चुके अभी तक को मिलाकर के। नेतन्याहू 3 बार अपील कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग सड़कों पर उतरो। यहां तक कि नेतन्याहू की तरफ से तो ये कर लिया गया कि एक लाइव टीवी शो के दौरान उस पूरे चैनल को हाईजैक कर लिया जाता है। वहां पर नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जाती है जिसमें वो कहते हैं ईरानियों से कि आप सड़कों पर उतर करके आइए। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो कुर्द नेताओं के सामने अब क्यों ट्रंप भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं? अगर उन्हें पता है कि वो जीत गए हैं, उनका ही राज होने वाला है, उनका ही पसंद का नेता आने वाला है, तो अब कुर्द नेताओं से भी वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। तो ये मदद मांगने का खेल चलता रहेगा या फिर अपना ही नेता ला करके बैठा करके दम लेंगे वो? मीनाक्षी जी नमस्कार। ये देखिए स्थिति वहां ये है कि अभी अभी ये उर्मिया एक जगह है नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में, जहां पर 110 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। उसमें से एक स्टूडेंट ने वहां का वीडियो भेजा है जो अटैक हुआ है, और उसके बाद से उसको एक टीवी चैनल पर लाइव लिया गया है। उसने वहां की वस्तुस्थिति बताई है। उसने वहां ये बताया है कि वहां के जो लोग हैं वो भी आपस में झड़प कर रहे हैं। 2 गुट हो गया है, एक जो है कट्टरपंथियों का समर्थक, एक जो है लिबरल्स, और इनके बीच में लड़ाइयां भी हुई हैं रोड पे। और ये जो नरमपंथी है वहां पे, इन्होंने सहायता की है टारगेट्स को आइडेंटिफाई करवाने में, ये दुश्मन की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तो बात सही है कि वहां पर एक इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी ही होगा और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अमेरिका के पास सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये सिर्फ डिस्टर्बेंस तक ही सीमित रह जाएगा। उनके पास दे आर नॉट एन आर्म्ड ग्रुप विच कैन, जो खड़ा हो जाए इस सत्ता के विरुद्ध में, वो ग्रुप अभी उनको कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अमेरिका और इजराइल के पास ये दिक्कत है कि आखिर वहां से सत्ता पर कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा, क्योंकि स्थिति वहां की ऐसी है कि देखिए उन्होंने बता दिया कि जितने भी टॉप लीडरशिप है मार दिया गया, ठीक है। उन्होंने मरने के पहले ये बता दिया सारे लीडर को कि भाई तुमको सेंट्रल कमांड से कोई डायरेक्टिव की जरूरत नहीं है, तुमको जब मना है तुम जैसे ही युद्ध होगा तुम अपना लॉन्चिंग, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना और लॉन्च करना शुरू करो। और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने अनडायरेक्टेड, एकदम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उन्होंने मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स छोड़ने शुरू किए, जिसके कारण ये बहुत ही बड़ा सुसाइडल उन्होंने कदम उठाया, जिसके कारण आम नागरिक खाड़ी के देशों में हताहत हुए। न सिर्फ मिलिट्री सेंटर्स अमेरिका के, बल्कि आम जगहों पर भी उन्होंने लॉन्च किया। तो ईरान में स्थिति बहुत उथल पुथल की है। अब सवाल है कि इसका विकल्प क्या है। इनको कोई ना कोई फुट ऑन ग्राउंड तो चाहिए। फुट ऑन ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है, आप 1 हफ्ते के अंदर में जितने अंडरग्राउंड उनके मिसाइल सिटीज हैं, आप उसको और ड्रोन के सिटीज को अगर आप तहस नहस कर देते हैं और उसकी वार मेकिंग जो कैपेसिटी है उसको आप ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ईरान तब हो सकता है उतना लॉन्च नहीं कर पाए मिसाइल्स 1 हफ्ते, और मैं मानता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर में ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन फुट ऑन ग्राउंड कोई नहीं होगा तो वहां पर जो भी नया शासक आएगा फिर वो वही रास्ता अख्तियार करेगा कुछ सालों के बाद। तो वहां शासन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी, ऐसा मैं मानता हूं। अमेरिका परेशान है कि अपनी सेना तो भेज नहीं पा रहा है, वो ऑल्टरनेटिव देख रहा है, क्या कुर्दिस्तान की तरफ से वो आदमी भेजे या पाकिस्तान की तरफ से। मुनीर साहब को बुलाया गया था इसी के लिए। मुनीर साहब पर यह दबाव पड़ेगा कि आपकी सीमा लगी हुई है ईरान से, हो सकता है उधर से भी पैसेज मांगे ट्रंप साहब आगे आने वाले दिनों। तो नहीं, आगे लेकिन आने ये वाले तो सर ईरान कह रहा है ना सर, ये ईरान कह ही रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया है और आने वाले वक्त में अमेरिका को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब मैं आऊंगी और आपसे ये सवाल भी पूछूंगी कि क्या ये आग एशियन देशों तक भी पहुंच जाएगी इसके माध्यम से। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि जंग के बीच इजराइल ने दरअसल बड़ा दावा कर दिया है। नए ईरानी रक्षा मंत्री इजराइल के ढेर हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री माजिद अल रेजा की मौत हो गई है, 2 दिन पहले ही उन्होंने पद संभाला था। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है, जून 2025 के फॉर्मेट के तरीके से है कि अगर कोई भी नया नेता बनेगा, नया या फिर वहां पर टॉप लीडरशिप में शामिल होगा तो उसे मार गिराया जाएगा। नए नेता को मार दिया गया, उसके बाद टॉप लीडरशिप में जब रक्षा मंत्री माजिद अल रेजा को शामिल किया गया तो उन्हें भी मार गिराया गया है। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि ईरान में अगर फिर से एक सत्ता परिवर्तन हो जाता है, इसी के साथ साथ अगर वहां पर मेड कर ली जाती है गवर्नमेंट, तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब संजय सोई सर, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं आती हूँ आप दोनों के पास भी, आप काफी लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे हैं मेरा। संजय सोई सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका इस पर चाहूंगी कि ये 2025 वाला ही फॉर्म हम देख रहे हैं। 2025 में जून में जिस तरीके से एक नया चीफ बनता है सेना का, उसके बाद
दूसरे चीफ को गिरा देते हैं, फिर तीसरे चीफ को गिरा देते हैं, तो ये वही वाला फॉर्म लेकर के चल रहे हैं ये लोग। और यही फॉर्मेट इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ भी किया था कि जब हिजबुल्लाह के जो जो चीफ बनता था, जो जो कमांडर बनते थे, उन कमांडर्स को खत्म करते गए थे और एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया था। देखिए बात सही है कि रेजिम चेंज की बात ये कर रहे हैं और धीरे धीरे लीडर्स को खत्म करते जा रहे हैं, कमांड कंट्रोल सेटअप उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और इस समय पूरा इंडिपेंडेंट लड़ाइयाँ चल रही है। इंडिपेंडेंट जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर जैसे प्रांत वाइज वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पर क्या ये इस प्रकार बदली होते होते, मैं ये मानता हूँ कि जो नया लीडर आता है उसकी उतनी स्टैंडिंग नहीं होती। जो आयतुल्लाह खुमैनी की थी, बाद में जो है उनकी और कम है, जो उसके बाद आएंगे उनकी और कम स्टैंडिंग होगी और एक तरह से वो अपना कंट्रोल खोते चले जाते हैं और एक धीरे धीरे जो एक स्टेज ऐसी आती है कि कोई ना कोई फिर उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन एक दिन वो ऐसा सवाल ही ये आए, पैदा बिल्कुल। होता है, तैयारी ही वही है संजय सब- सोई सर कि एक दिन वो ऐसा ले आए कि घुटने टेकने पर वो खुद भी मजबूर हो जाएं, और यही ट्रंप साहब कह भी रहे हैं। पूर्णिमा जी, यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ईरान तो बात करना चाहता है, लेकिन हमने कह दिया कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। यानी अब अमेरिका को जो करना है वो वही करेगा, जिसे उसे बैठाना है सत्ता में वो उसने ही बैठाएगा और तभी वो दम लेंगे, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। क्या तैयारी है आखिरकार यूएसए की? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद और हैप्पी होली। मीनाक्षी जी, आपने बोले कि ट्रंप ने बताया कि देर हो चुका है। एक्चुअली ईरानी आली लारीजानी ने बोला था कि हम निगोशिएशन के अब तैयार नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है निगोशिएशन की। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी इंडिविजुअल, अगर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अभी अमेरिका ने जो किया है उसके बाद क्या निगोशिएशन करेंगे? क्यों आप निगोशिएशन टेबल पे आएंगे जब आपको पता है कि वो दिखावा है, प्रिटेंड है? और निगोशिएशन करना होता तो पहले करते ना, जब टेबल पे थे तब। जून 2025 में जब टेबल में बैठे हुए थे तब जाके आपने तब भी बॉम्ब गिराया। अब जो चल रहा है, लिटरली 2 घंटा पहले न्यूज आ चुकी थी कि दे आर रियली क्लोज टू ए डील। ईरान ने एक्सेप्ट भी किया है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, अब जाके वो तभी अटैक कर दिया। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप रूल बनाएंगे कौन जिएंगे कौन मरेंगे, आप रूल बनाएंगे कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, आप बोलेंगे किसके साथ आप बिजनेस करेंगे किसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अमेरिका की जो नक्शा है, इट्स बेसिकली फ्रॉम द आइडियोलॉजी, एब्राहमिक आइडियोलॉजी। और ये एब्राहमिक आइडियोलॉजी क्या है? एक्सक्लूसिविज्म एंड एक्सपेंशनिज्म एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल्स लाइव्स। They don't give a damn about anybody else. They don't care how many lives are dying. इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको कंट्रोल चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनको डोमिनेंस चाहिए। सिंपल सी बात है। वो ईरान की जो युद्ध है ना, वो वहाँ पे पहले दिन जो जिस दिन उन्होंने अटैक किया था, थोड़ी देर के बाद आके ट्रंप ने बताया था इट वॉज फॉर फ्रीडम ऑफ ईरानियन पीपल। संडे आते आते उन्होंने बताया था कि दैट वाज देयर गोल वाज टू एलिमिनेट इन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। मंडे आते आते उन्होंने बोला था द गोल वाज टू एलिमिनेट द लीडरशिप। मुझे आप बताइए क्या है उनका ऑब्जेक्टिव? इज इट एक्चुअली सेट ऑब्जेक्टिव, और ये गोल पोस्ट चेंज करके जा रहे हैं एवरी सिंगल डे? देयर इज समथिंग न्यू। लिटरली आज जो बोल रहे थे कि वी हैवंट हिट देम हार्ड इनफ येट, और एक मुंह से बोल रहे हो कि 2-3 दिन चलेगा, दूसरे मुंह से बोले हो तो 4 to 5 वीक्स चलेगा। क्या है तुम्हारा स्ट्रेटेजी? क्या चाहते हो तुम वहां से? और ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन इन इराक ऑल्सो। इराक में आपने WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेके वहां पे जाके आपके वजह से 650,000 मौत हुई है। आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? कोई दुनिया के कोई भी कंट्री अमेरिका को दोषी ठहराया? बुश को अभी आईसीसी तो हर मामले में कल्प्रिट पाया भी जाता है। इराक से लेकर के अफगानिस्तान तक हर जगह से ऐसे ही थोड़े ना छोड़ करके भागना पड़ता है। निपुण जी, पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। उन सबके बीच में एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो भारतीय फंस गए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अब विमान सेवाएं भी शुरू की जाएंगी, ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या ये बातचीत इसीलिए हो रही है? हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने जब बातचीत की है तो उन देशों पर जो हमले हो रहे हैं उसका भी वो निंदा करते हुए नजर आए हैं। देखिए, ये तो बात फैक्ट है कि जो भारत का एक हाल के दिनों में जो नीति रही है कि एक भी भारतीय को किसी भी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए, और भारत उसी ओर ही कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जितने भी भारतीय हैं, जहां जहां भी हमले हो रहे हैं, चाहे ईरान की हम बात करें या किसी और कंट्री की बात करें,
तो वहां से अपने भारतीय नागरिक को वापस लाना, ये हमारा मिशन स्टार्ट हो चुका है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है। दूसरा सिंपल सी बात है, भारत हमेशा बोलता रहा है कि किसी भी बात का सोल्यूशन जो है वो बातचीत के माध्यम से, शांति के तरीके से होना चाहिए। ये हमारी पुरानी स्ट्रेटजी रही है, पुरानी डिप्लोमेसी रही है, उस पर हम बात करते हुए रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है कि भारत के लिए ये है कि जो भारत के लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी है, वो एक बड़ा विषय है भारत को। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ भी जो भी CCS का मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात भी चर्चा हुई कि जो रशिया के साथ में तेल खरीदना है, इसको हम बढ़ा सकते हैं अगर ईरान से या पूरा गल्फ के माध्यम से तेल आना बंद होता है तो। दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि जो वेनेजुएला से आपका ऑयल आना था, तो वेनेजुएला से भी नए विकल्प बन सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प चाह भी रहे हैं कि वेनेजुएला में जिस प्रकार का कंट्रोल उनकी कंपनियों पर कर लिया है अमेरिका ने, तो वो भी क्या हो बाजार में आए और उसके माध्यम से भी नियंत्रण बने। तो मैं देख रहा हूँ कि भारत अपने डिप्लोमेसी को लेकर चल रहा है और नए नए जो विकल्प है, जो भी एनर्जी सिक्योरिटी के, उन पर क्या कर रहा है भारत, बात कर रहा है। भारत नए तरीके चलाने से बात कर रहा है। जी मीनाक्षी जी। बिल्कुल। सर, एक खबर आ रही है मेजर जनरल कि रूस की सरकारी न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम रोक दिया। इन सब के बीच में एक जानकारी ये दी गई थी IAEA की तरफ से कि जो 7 प्लांट है उनसे रिसाव का खतरा बढ़ गया, रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। क्या इसी वजह से रूस की सरकारी न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने अपना काम रोका होगा वहां पर बुशहर में? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से नतांज में अटैक हुआ था या बाकी जगह हुआ था, वो बुशहर में जो काम रोका है वो IAEA की वजह से नहीं रोका होगा। वो रोका होगा कि जो अटैक हुआ था, वहां पे ड्रोन अटैक्स किए गए थे, वहां पर कुछ डैमेज हुआ था जिसकी वजह से वो रिफाइनरी पर काम रोका और प्रोडक्शन कम कर दिया है। इसी प्रकार से कतार ने भी अपने LNG का प्रोडक्शन कम कर दिया है। और ये दुबई में भी ऑयल भंडारण के ऊपर एक हमला हुआ है, वहां पर भी एक इफेक्ट पड़ा है। तो इस समय में देखा जाए तो किस प्रकार से एनर्जी के ऊपर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई चेन में वैसे फर्क पड़ रहा है। गल्फ और हॉर्मुज से मूवमेंट बंद है, साथ साथ में रेड सी के ऊपर से खतरा है, वहां से मूवमेंट के ऊपर अभी हो रही है, लेकिन एक रिस्क बना हुआ है, कभी भी वो बंद हो सकता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया के आगे एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा और एनर्जी क्राइसिस निकल के आ रही है। मीनाक्षी बिल्कुल जी। सर, और रेडिएशन अगर शुरू होता है तो एशियन कंट्रीज भी बिल्कुल सटी हुई हैं। अगर हम मैप पर नजर डालते हैं, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और उसके साथ साथ भारत तक, खबर ये आ रही है इन सबके बीच में कि ईरान ने UAE पर 186 मिसाइल्स दाग दी है और हमले के बाद UAE ने ईरान को धमकाया भी है। UAE की तरफ से बयान जारी किया गया है, उनका कहना है कि हमारे पास भरपूर मात्रा में हथियार हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये पूरी खबर यही कि ईरान ने UAE पर 186 मिसाइल्स दागी है और इसके बाद ईरान को धमकाया भी गया है UAE की तरफ से कि उनके पास भी भरपूर मात्रा में हथियार है। अब विंग कमांडर अगर इतनी मात्रा में बार बार हर दिन इस तरीके से ईरान UAE को निशाना बनाएगा, ओमान को निशाना बनाएगा, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये देश आखिरकार शांत कब तक बैठेंगे? ये भी तो पलटवार करेंगे। मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल सही है कि ये सारे देश पलटवार भले करें या नहीं करें, आगे आने वाले दिनों में तो करेंगे अगर ऐसा चलता रहा तो। और पलटवार करने की ज्यादा उनके पास ताकत भी नहीं है, वो सिर्फ सहायता करेंगे इजराइल और अमेरिका की। तो ये जो कि काफी होगा उनके लिए, एयर स्पेस मिल जाए, लैंड मिल जाए, वहां से रिफ्यूलिंग मिल जाए, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाए, तो इनके ऑपरेशन और आसान हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म किया, खराब किया रिलेशंस इस अटैक के द्वारा, ये ईरान के लिए एक बहुत ही खतरनाक कदम है। ईरान जो है वो भविष्य अपना बर्बाद कर लिया उसने। अब आप देखिए, होगा ये कि भविष्य में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और रेड सी में भी अमेरिका और इजराइल को सोचना पड़ेगा कि अगर विश्व तेल अर्थव्यवस्था को कायम रखना है तो हमें इस क्षेत्र को सुरक्षित करना पड़ेगा भविष्य में। और इस क्षेत्र को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं कि आप जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंदर जाते हैं तो आप देखिए दाहिनी तरफ आपका पूरा ईरानी तट है, या तो उस ईरानी तट पर आप कुछ कंट्रोल करने का फुट ऑन ग्राउंड आप सोचें, या फिर यहाँ यमन के तरफ जो है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर आपको भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने पड़ेंगे, चाहे बाई फोर्स चाहे जैसे भी, क्योंकि भविष्य में ये हमेशा तंग करते रहेंगे वहां से। और ज्यादातर तेल जो है मिडिल ईस्ट देशों का भी, सिर्फ ईरान का नहीं, मिडिल ईस्ट देशों का भी तेल इसी रास्ते से निकलता है। तो इसका तो एक परमानेंट सॉल्यूशन इन लोगों को निकालना पड़ेगा। और जब ये एक निर्णायक लड़ाई जो है निर्णायक क्षणों में जा रही होगी, ईरान के पास एकाधिकार जैसी स्थिति नहीं है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर उसने बंद कर दिया है तो कोई भी देश अभी उसे मना नहीं सकता है।
देखिए मीनाक्षी जी, हो क्या रहा है ना, वहां रोग डिसीजंस हो रहे हैं। टॉप लीडरशिप तो खत्म हो गई खत्म है। हो गई है। अब जो रोग लीडर्स वहां पर अवेलेबल हैं, उन्होंने 4 वहां टैंकर्स पर अटैक कर दिया। एक डिक्लेरेशन कर दिया कि कोई भी टैंकर अगर इधर से जाएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। 150 टैंकर तो उस समय बीच में थे। 100 के आसपास तटों पर डॉक्ड थे। करीब 250 के आसपास वहां टैंकर हैं। सब अटके हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी वहां से बाहर निकलने की। तो तेल सप्लाई तो बंद हो गया ना। तो ये तो इनको देखना पड़ेगा कि ये जो हॉर्मुज का एरिया है ना, ये इतना पतला है, इस एरिया को भविष्य में कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, अभी बात हो रही थी ना कि अमेरिका, पूर्णिमा नाथ जी भी कह रही थी, अमेरिका का उद्देश्य क्या है, वो क्या। देखिए, इसमें विश्व को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अमेरिका का उद्देश्य सिर्फ एक है कि इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए बचाना। वो इस लड़ाई में कूदा है इजराइल की तरफ से। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के जिस तरह से जखीरे ईरान ने बड़े कर लिए थे, और जिस तरह से आक्रामक रुख ईरान की सत्ता दे रही थी, हर जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म से यह कहना कि हमारे देश का एकमात्र उद्देश्य है कि इजराइल को विश्व के नक्शे से मिटा देना। एक दो बार नहीं, 10 सालों में नहीं तो 10 बार इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अब वो तो खतरा उसको और महसूस हो अमेरिका ही रहा है। इजराइल के सहयोग आप में देखिए, ग्रेटर इजराइल तक की बातें करना शुरू कर चुका था। नेवल कैप्टन, 4 मिसाइलें दागी गई हैं और ये अब्राहम लिंकन पर दागी गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें बताई जा रही हैं। अब्राहम लिंकन को इससे बहुत ज्यादा नुकसान क्या हुआ होगा? अब्राहम लिंकन अभेद्य है, जेराल्ड फोर्ड अभेद्य है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बहरीन में नेवल फ्लीट है अमेरिका की। 40-50 सालों से उसका उत्तरदायित्व है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली खोल के रखना, और वो रखता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की नई नहीं है। 1988 में ये सब हो चुका है, 2003 में ये सब हो चुका है। नेवल वॉरफेयर का हिस्सा रहा हूं मैं, स्टेट हॉर्मुज से कई बार पास कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि वहां पे जो कसाम और हॉर्मुज का जो आइलैंड है, और 2 नॉटिकल माइल मतलब 4 किलोमीटर का जो 2 रेंज है, इन का और आउट का, और बीच में बफर जोन, और जो ओमान का एक्सक्लेव है जो उसके सदर्न साइड में है, ये सब मिलके उसको कंट्रोल करते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जो है अनक्लाउस 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी के तरह, चाहे वो स्टेट ऑफ डार्डेनल्स हो जो ब्लैक सी में जाता है, टर्की के द्वारा कंट्रोल किया जाता है मेडिटेरियन से, या हॉर्मुज है, मलक्का स्टेट है, सुंदरा स्टेट है, बाब अल मंडेब है, या मडगास्कर का ये चोक पॉइंट है क्रिटिकल इंडियन ओशन का, इन सबों पे नौसेना की तगड़ी नजर रखती है। ये नावल वॉरफेयर का हिस्सा है। इसको बहुत कम लोग समझते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है इन चीजों को। तो चाइना इसमें इसलिए नहीं आता कि उसे लगता है कि अपने आप अमेरिका ये काम कर रहा है तो हम क्यों फंसे, और स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का हिस्सा चाइना नहीं है, इसलिए इसमें कहीं नहीं आता। वो सिर्फ अपनी लड़ाई ताइवान में लड़ता है और कहीं नहीं लड़ता। अब हमको इसको सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे अमेरिका की वॉर जाएगी। फिलहाल 15 जो शिप्स आने वाले हैं, जो एयरक्राफ्ट फ्यूलर्स आने वाले हैं, और जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की जा रही है धीरे धीरे, मुशाहर की बात की आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। एकमात्र सिविलियन रिएक्टर है जो उनका जो लाइव है और डिक्लेयर्ड है और जो कोस्ट पर है, और बंदर अब्बास में नेवल हेडक्वार्टर को उन्होंने समाप्त कर दिया है। नेवल फ्लीट को ईरान के खत्म कर दिया गया है, जो 2003 में भी किया गया था जी। तो ये सब पुनरावृत्ति हो रही है, एक वॉरफेयर का हिस्सा है अमेरिका। यानी वो पहले ही उस वाली प्रैक्टिस में थे, यानी नेवल कैप्टन वो पहले से ही उस वाली प्रैक्टिस में थे और वापस से उसी प्रैक्टिस में आ रहे हैं। निपुर जी, इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट में समीकरण ईरान ने उन देशों के साथ भी बिगाड़ लिए जो उसके कभी दोस्त हुआ करते थे। ओमान साफ तौर पर ये कहता है कि हम तो मध्यस्थता कर रहे थे, आपने हम पर हमला कर दिया तो आपने तो सीधे सीधे मध्यस्थता पर हमला कर दिया, कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा है। लेकिन ये मिडिल ईस्ट की आग कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक भी पहुंच रही है। पाकिस्तान में हमने देखा कि 12 लोगों को मार दिया जाता है, अपने एयर स्पेस का वो इस्तेमाल करने दे रहे हैं। तो ईरान के संबंध पाकिस्तान से अब कैसे होंगे इसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार खुल करके अमेरिका के समर्थन में खड़ी हुई है, वो माने या ना माने लेकिन खुल करके वो खड़ी हुई और आवाम पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अभी मुझसे पहले कैप्टन श्याम बोल रहे थे कि अगर फुट ऑन ग्राउंड होता है तो ये निश्चित है कि वो जमीन जो होगी वो पाकिस्तान की होगी, जिधर से ईरान के अंदर फुट ऑन ग्राउंड होगा। ये भी पूरी दुनिया को पता है, खुद पाकिस्तानी को पता है। वो भले ही दावा कहें कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और आपको याद भी होगा जो पाकिस्तान के पीएम उनका कहना ये भी है कि 3 देशों का अलायंस जो है मेरे अगेंस्ट बन रहा है, भारत, तालिबान और ईरान, तीनों का। उसका भी कारण उनका कहने का यही था क्योंकि ईरान के ऊपर आप जो अटैक हो रहा है उसमें आपकी खामोश जो स्वीकृति है वो कहीं ना कहीं जोर आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ईरान ने जिस प्रकार का वॉर किया, ये दिखता है कि इतने देशों पर एक साथ अटैक करना ये क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। मैं इसको देख रहा हूँ कि उसने ये सोचा कि अगर उसको लंबा वॉर करना था तो वो एक ही टारगेट करता
और इसराइल पर ही मिसाइल लगाता रहता। उसका ये था कि जब मैं चारों ओर से हमले करूंगा तो ये सारे देश अमेरिका पर, इसराइल पर दबाव बनाएंगे और दबाव बनाकर अमेरिका जो है वॉर को रोक देगा। अब यहाँ पर मामला क्या है कि इसराइल को लगता है कि मेरे अस्तित्व का खतरा है और ईरान इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। आप देखिए, सुप्रीम लीडरशिप को टारगेट कर देना, और वो भी बगैर आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी जानकारी इसराइल को नहीं थी, इसराइल के कितनी खुफिया वहां पर होगी जिसके बाद ये अटैक हुआ होगा। तो आप सोचिए, ईरान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो डाउन है। इसके अलावा रशिया के द्वारा जो मिलने वाला सहयोग है, मुझे लगता है वो भी समय में नहीं मिल पाएगा। बल्कि जब भारत जैसा देश रशिया के साथ ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर देगा तो ये तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि ईरान से तेल खरीदना बंद हुआ तो उसका रशिया का विकल्प बन गया। इसके अलावा चीन की भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं आ रही है कि चीन की ओर से कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया कि चीन क्या हो कि नहीं, ईरान के ऊपर अटैक होना गलत हो गया, ये है वो है, हम इस मामले को उठाएंगे। बस एक चीन बोल तो पॉलिटिकल रहा है लेकिन बयान उतने जारी aggressive किए stand जा में रहे नहीं। हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि किसी देश के लिए बयान जारी करना, किसी देश के साथ जाकर के लड़ लेना बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है। पूर्णिमा नाथ जी, 1979 वही एक दौर था 1979 का जब इस्लामिक क्रांति होती है, वही एक दौर था अमेरिका के लिए 1979 का जब पूर्व राष्ट्रपति, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने एक आदेश जारी किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12333, जिस पर साफ कहा गया कि अमेरिका की कोई भी एजेंसी किसी विदेशी नेता की हत्या नहीं करेगी और न ही ऐसी किसी स्थिति में शामिल होगी। लेकिन हर किसी का यही कहना है कि CIA से लेकर के मोसाद के एजेंट्स तक ने इस बारे में सूचना एकत्रित की कि आयतुल्लाह अली खामनेई कहां पर छिपे हुए हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12333, क्या ये किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पर करने की एक वजह बन सकती है? अमेरिका में लोग बहुत खुश भी नहीं है और इस पूरे युद्ध को लेकर के। जी, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे डिवीजन भी है। 80% लोग तो ये वॉर में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मागा जो फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का जो फैक्शन है, लिटरली वो ट्रम्प के साथ है, वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। उनको कोई क्षमता ही नहीं है कुछ सोचे या कोई भी पॉलिसीज जो है वो इंडिपेंडेंटली एनालाइज करे, वो कोई क्षमता नहीं है। जो भी एनालाइज इंडिपेंडेंटली करेंगे और जो भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी करेंगे, उनको पार्टी से निकाल दिया जा रहा है या पार्टी से या पोजीशन से निकाल दिया जा रहा है। डर के मामले में लोग कुछ बोल ही नहीं रहे और जो आजू बाजू में है ट्रम्प की सिमिलर सिचुएशन आपको शायद अच्छा भी नहीं लग सकता है। नरेंद्र मोदी की चाहने वालों में भी है ऐसे, लेकिन ये जो कल्ट एक फिगर बन गए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, दिस इज डेंजरस सिचुएशन इन दिस कंट्री टुडे। अनफॉर्चुनेटली ये ईरान के साथ उन्होंने गलत फैसला ले लिया है, बिकॉज बिना इजाजत की, बिना कोई प्रेपरेशन की, यहाँ पे नहीं सिर्फ कांग्रेस का तो अप्रूवल लिया ही नहीं, वो तो इलीगल ऑलरेडी हो चुका है। ऊपर से आपने 4 दिन पहले आपने हमारे यहाँ पे सोटू हुआ था स्टेट ऑफ द यूनियन, तब भी आपने आपको पीस प्रेसिडेंट के हिसाब से आपने दिखाया, लेकिन ईरान के बारे में जो अटैक करने वाले हो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। लोगों को आपने प्रिपेयर्ड ही नहीं किया कि आप एक दूसरे वार तक जा रहे हो। और उनको ऐसे लगा था कि जैसे वेनेजुएला में जाके वो लेस देन 24 आवर्स ऑपरेशन में उनको उठा के लेके आके यहाँ पे लिटरली न्यूयॉर्क के कोर्ट में आप सजाएं सुना दे रहे हो, जैसे लिटरली कि जैसे वेनेजुएला इज पार्ट ऑफ अमेरिका। दिस इज सच ए शेमफुल सिचुएशन। आप ईरान को भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे। ईरान इज नॉट ए 250-year-old कंट्री, इट्स ए सिविलाइजेशनल कंट्री। सिमिलरली इंडिया चाइना भी सिविलाइजेशनल स्टेट है। आप उनको, वो लोग मुस्लिम बन गए इसका मतलब थोड़ी है कि उनका जो 5000 पुराना साल का सिविलाइजेशन है सब भूल गए। देयर मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम। जो कन्वर्ट नहीं हुए जोरास्ट्रियन इंडिया में भाग के आ गए थे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ईरान इज नॉट ईरान, इट इज अ पर्शिया। इट इज एक्चुअली, इट हैज ए मैसिव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब चाइना को, ईरान को, इंडिया को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो 70 साल पुरानी एक स्टेट है। आज से नहीं शुरू हुई वो। लेकिन जो मैं ये बताने वाली हूँ कि ईरान के साथ उन्होंने गलती क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लोग साथ नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। सेकेंड ऑफ ऑल उन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया। थर्ड ऑफ ऑल यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है, मेजर प्रेसिडेंट ट्रम्प के सपोर्टर जैसे मैं खुद, हमारे जैसे लोग दिखाई दे रहे धीरे धीरे करके उनसे सेपरेट हो रहे।
लेकिन लेटेस्ट वन जो सेपरेट हुआ था, जो कांग्रेस पर्सन थी, वो मार्जरी टेलर ग्रीन, उनको मार्जरी ट्रेटर ग्रीन बताया थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने। ही इंसल्ट्स लिटरली एवरीबडी, इवन द सुप्रीम कोर्ट। ऊपर से आप बाईपास कर रहे हो कांग्रेस को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है उसको भी आप इंसल्ट करे जा रहे हो। ऊपर से जो ऑपोजिशन है उसको तो स्मीयर और स्लैंडर करे जाते हो। रिपोर्टर्स और मीडिया को आपने देखा है, वेदर क्वाइट पिगी बोल दिया, किसी को स्माइल नहीं कर रहे ऐसे बोल दिया, उनको क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते हो। दिस इज एंड देन पावर कंसोलिडेट कर रहे हो, वेदर इट्स थ्रू कॉर्पोरेशन, वेदर लोग इस करप्शन। युद्ध के लिए वैसे भी अमेरिका में भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने पूर्णिमा नाथ जी। और हाल फिलहाल में कमला हैरिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया था। उनकी तरफ से कहना था कि हमें एक जबरदस्ती एक वॉर में झोंक दिया गया है। अमेरिका से अब और बयान सामने आने लगे हैं कि अभी तो क्यूबा की बारी है, यानी तीसरे युद्ध की भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे क्या 4 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही लड़ने वाले हैं? इस पर भी मैं आपसे आपकी राय लूंगी। लेकिन इस सब के बीच में संजय सोई सर, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल में भी हमले हो रहे हैं, इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या इस बार आयरन डोम 2025 की तरह कमजोर पड़ गया है? दूसरा सवाल इसमें मेरा ये भी रहेगा कि लेबनान से हिजबुल्लाह भी भरपूर ताकत के साथ खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए आतुर नजर आ रहा है। तो दोनों तरफ से तो इजराइल भी घिरा हुआ है और दोनों का भरपूर जवाब दे रहा है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। नहीं, बिल्कुल देखिए, एक बात यह है कि ईरान ने जून में जो हमले हुए थे उसके बाद काफी लेसन्स लिए थे और उसके बाद काफी अपना मिसाइल्स का अपग्रेड किया और हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो खैबर शिकन मिसाइल बनाई और जिनकी वजह से, और दूसरा क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एयर डिफेंस सिस्टम का जो सैचुरेशन लिमिट है वो पार हो जाती है। मैं ये मानता हूँ इजराइल ने लेयर्ड एयर डिफेंस लगाए हुए हैं, एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, आयरन बीम, साथ साथ में अमेरिका के दिए थर्ड पैट्रियट, और इसके साथ साथ हवा से ही फायर करने वाले एयर टू एयर मिसाइल। और जब इतनी दूर से मिसाइल आ रही होती तो रास्ते में बेसिस है जहाँ अमेरिका भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमले करके उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए फिर भी वो कुछ मिसाइल अगर गिर पा रही हैं तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एवर शिकन जैसे ऊपर जाती है, बहुत तेज से जाती है, बहुत तेजी से आती है, और लास्ट में जब आती है तो उसके अंदर मूवमेंट का सब मूवमेंट का भी ऑप्शन है, जिसके द्वारा से वो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देती है। एक तो वो हो गया। दूसरा जो क्लस्टर बॉम्ब है, जब एक मिसाइल आई फिर उसमें कई सारे बॉम्बलेट्स निकले, और वो उन सबको किस किस को हैंडल करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। तो एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल सैचुरेट हो गया। इन चीज को सीख के ईरान हमले कर रहा है। दूसरी बात, वो मिक्स कर रहे हैं, डेकॉय फायर कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, ड्रोन फायर कर रहे हैं। जो देश पास में वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जैसे यूएई, कतार, बहरीन, जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इसराइल के ऊपर मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो ये सब देखते हुए इस समय में जो हालांकि टॉप लीडरशिप चली गई है, लेकिन वो प्लान के थ्रू और जो बने हुए थे प्लान उसके हिसाब से उनके हमले जारी हैं। जो रीजनल कमांडर्स हैं, जो जो इस लेवल पे उनको ग्रुप बनाए हुए, वो अपना काम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया मीनाक्षी जी। बिल्कुल, क्योंकि ये पहले ही तय कर लिया गया था कि आयतुल्लाह अली खामनेई अगर नहीं रहेंगे तो उनकी जगह कौन बैठेगा, रक्षा मंत्री अगर नहीं रहेंगे तो उनकी जगह कौन बैठेगा। हर टुकड़ी को अपने हिसाब से काम करने की इजाजत तक दे दी गई थी और वही छोटे छोटे गुट कैप्टन नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सबके लिए चुनौती बन गई है? क्योंकि अब तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार बातचीत किससे करनी है। अब्बास अरागची इस पूरे सीन में गायब दिख रहे हैं। देखिए, क्रम से समझे तो खामनेई का मारा जाना और उसके 2 घंटे के बाद ये कहना कि हमने रणनीति को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दिया है, तो उनको पता था कि वो मारे गए हैं, इसलिए स्टेटमेंट आई थी। और उसके बाद से आपने नीजक रिएक्शन, करता मरता क्या ना करता वाली बात देखी, जिसके ऊपर ट्रंप का बयान आया है कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं कि पहले दिन उन्होंने इतनी डाइवर्जनरी फ्लैंक क्यों खोल दिया। तो इसलिए खोला गया क्योंकि लीडरशिप चली गई थी, तो उन्हें डिसेंट्रलाइज करना ही था। शाम को जाके उनकी डिक्लेरेशन हुई कि मारे गए हैं, पर 3 बजे ये डिसेंट्रलाइजेशन की रिपोर्ट आई थी। तो इसे हमें समझना चाहिए कि ये किया गया, क्योंकि नहीं करते तो कोई चारा नहीं था। और दूसरी बात मैं कहूं तो कैरेक्टर असोसिएशन हम जब करते हैं किसी का, किसी के प्रेसिडेंट का, किसी के देश का, तो हमें दोनों तरफ करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि मिडिल ईस्ट एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, मुसलमान प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो पर्शियन कन्वर्टेड मुस्लिम्स हो, उन्हें भी प्रोग्रेस करना चाहिए। उन्हें बुरकों में और रूढ़िवादी अंधविश्वासी हिसाब से नहीं रहना चाहिए। एक रीजन जो ट्रंप का अटैक करने का या अमेरिका का इन्वॉल्व होने का है कि रोग स्टेट
प्रॉक्सी वॉर, HHH का समीकरण, मिडिल ईस्ट में प्रोग्रेसिव स्टेट्स को रोकना और एक तरह से रोक स्टेट के हाथ में मिसाइल्स का प्रोग्राम, ये और ये एटॉमिक बॉम्ब का मसला, ये कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए। तो कई स्टेट्स के पास है, जैसे पाकिस्तान भी एक, हम कहते हैं कि टेररिज्म में स्टेट में है तो पाकिस्तानी बॉम्ब का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इसी तरह से ईरान का जो बॉम्ब है उसका रॉन्ग इस्तेमाल, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में तो सभी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए तो सारा मिडिल ईस्ट चुप है। तो जब हम कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो खामनेई और उनकी जो सरकार थी, रेडिकलाइजेशन जो था उसे भी देखना चाहिए। अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने ये लाइन टोकी है, पर्सनल ट्रंप की बात नहीं हो रही, न तो ये लीडर सही है न वो लीडर सही है। तो हमें पूरा समझना पड़ेगा विश्व को क्या चाहिए। यस, अमेरिका लीडर है, पैसे खर्च करता है, एक्सपेडिशनरी फोर्स रखता है, मेंटेन करता है, और जहां भी दिक्कतें होती है वहां इंटरफेयर करता है, लेकिन और करे क्या देश? कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। चाइना क्यों नहीं करता? चुपचाप बैठा रहता है, सेल्फिश डिजाइन के साथ अपनी इकोनॉमी बढ़ाता जा रहा है और डेब्ट ट्रैप में लोगों को फेंकता है। वो क्या सही है? तो ऐसी बात नहीं है। हमें दोनों को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यस, इजराइल को एग्जिस्टेंस का खतरा है तो वो लड़ता रहता है, चल तो रहा था अच्छा खासा मिडिल ईस्ट। हमारा तो मिडिल ईस्ट के साथ यूरोपियन कॉरिडोर हाइफा से हम यूरोप तक जा रहे थे, हम तो अच्छी तरह चल रहे थे। 7 अक्टूबर को कुछ डिस्कंटेंट ये हमास के लोगों ने वो कर दिया जिसके कारण ये सब सुलझ गया, वरना आई थिंक मेरे ख्याल से सब चल रहा था। यही ईरान था जिसने सबसे पहले वहां के एम्बेसी को सहायता दी थी इजराइल की, आज से 1950s में। यही था जिसने ऑयल और गैस के लिए रिसर्च डाला था। इजराइल और ईरान के अच्छे संबंध थे, फिर से शायद चेंज हो जाएंगे जैसा आपने पहले कहा। कुछ उस तरीके से नहीं है कि वियतनाम का जो भी क्रूड ऑयल रिजर्व था वो भी हमने ले लिया है, हमने ईरान का भी लेना है, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसी तरीके से तो बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर किसी देश की इकोनॉमी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं या अपने देश की इकोनॉमी को आप बढ़ा नहीं सकते, तो दूसरे देश की इकोनॉमी को आप गिरा दीजिए, आप अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। और वही अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। विंग कमांडर आलोक साय जी, बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में हो या फिर ड्रोन के मामले में है, हम हर बार ये देखते हैं कि ईरान की ये मिसाइल से और ड्रोन से इजराइल काफी डरता है। और कहीं ना कहीं ये कहा भी गया था उस वक्त भी जब ये पूरे दौर में बातचीत चल रही थी कि परमाणु वार्ता बस नहीं होनी चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन क्या उसका उपयोग उस तरीके से ईरान ने कर पाया है जैसा लगा था कि रिटेलिएट करेगा वो? ये मीनाक्षी जी बिल्कुल सही काफी इफेक्टिव तरीके से काफी तहस-नहस कर रहा है वो, इसमें कोई शक नहीं है, काफी नुकसान पहुंचा रहा है। और जिस तरह से वो डिस्पर्स तरीके से उन्होंने अंडरग्राउंड सिटी बना रखी है, जिस तरह से साइलोज है सीक्रेट जगहों पे पहाड़ियों के अंदर, तो ऐसे में अमेरिका, देखिए अमेरिका और इजराइल इतने हेवी बमबारी के बाद भी अभी भी उन सभी जगहों को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया है, बॉम्ब से नहीं उन्होंने तबाह कर पाया है। अभी भी वो इतनी ज्यादा संख्या में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर पा रहा है वो। तो ये देखना पड़ेगा कि ईरान कितना शक्तिशाली बन चुका था और उसने कैसे सिस्टम बना रखे थे कि जब युद्ध की स्थिति होगी तो उसको पूरी तरह से रोक पाने में लोगों को हफ्तों लग जाएंगे। तो ये तो युद्ध चलेगा जब तक कि ईरान की क्षमता पूरी तरह से अच्छी तरह से खत्म ना हो जाए। ये अंडरग्राउंड जिनके मिसाइल एंड ड्रोन लॉन्च कैपेसिटी लॉन्च साइट्स है, उसको जब अधिकांश रूप से जब खत्म कर पाएंगे ये लोग, तब जाके ये बात रुकेगी। और मैं कैप्टन श्याम जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि कैरेक्टर असैसिनेशन, देखिए मैं ट्रंप की या नेतन्याहू की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहना कि ईरान का एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इतिहास रहा होगा। अभी जो ईरान का स्वरूप था वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा था। किस तरह से औरतों को खींच करके गोली मार देना, ठीक से बुर्का नहीं पहना है इसके लिए गोली मार देना, तो ये रूप जो है वो कल्चरल रूप नहीं रहा ईरान का अभी। तो इसलिए विश्व में थोड़ी ईरान से भी नाराजगी है और ईरान को ये समझना पड़ेगा कि दूसरे खाड़ी देश देखो कैसे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं। क्या उनकी तरक्की नहीं हो रही है? क्या उनको अमेरिका क्या लूट रहा है? वो कोएग्जिस्टेंस हो रहा है, सभी तरक्की कर रहे हैं, सभी का एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो रहा है सबका। क्या उन्होंने धर्म त्याग दिया है? नहीं त्यागा है, वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, वहां भी इस्लामिक लॉ है, लेकिन वो एक साथ साथ एक अच्छा देश, एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। ईरान बिल्कुल अलग रास्ते पे था, रोग रास्ते पे, जो खतरनाक था और इसीलिए ये परिणति हुई है। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल। इन सब के बीच में बहुत सारी खबरें हम दिखा भी रहे कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से आखिरकार क्या असर पड़ा है। तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में निपुण आलम बयान जी, बहुत सारे देशों में प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन कभी भी किसी भी देश पर मुझे लगता है कि दबाव बनाने के लिए तो कारगर साबित नहीं हो सकते। पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने देखा यूएन की बिल्डिंग में आग लगा दी गई। अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी एम्बेसी है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, इजाफा कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका को क्या इससे कोई भी फर्क पड़ेगा?
नहीं देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब दबावों के कारण। लेकिन बात है कि इतना प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। देखिए, खामनेई का जिस प्रकार से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के सामने खड़े रहना, देखिए जितने देश से, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, अमेरिका उनको खत्म कर चुका है। ईरान ही एकमात्र ऐसा देश था जो कहीं ना कहीं खड़ा है किसके सामने, अमेरिका के सामने। और खामनेई कहीं ना कहीं सिया सुन्नी के बियॉन्ड जाकर पर्सनैलिटी बने कि हमस वॉर में जिस प्रकार से वो खड़े रहे सामने, तो उनको कहीं ना कहीं पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने माना कि ये हमारे लीडर हैं। आज भी जो ईरान के सक्सेसर लड़ रहे हैं वो इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईरान झुका नहीं है, और ईरान में खामनेई की जो पोजीशन थी वही पोजीशन ईरान बना के चलेगा, हम खामनेई को बोलने नहीं देंगे। तो जो ये एक सोच है, जो मेंटलिटी है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड में एक मैसेज देंगे, उस मैसेजिंग के कारण ये हो रहा है। और अमेरिका का इस बात को लेकर दबाव में आना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। हालांकि कई देशों में, पाकिस्तान में आपने जैसे कहा, पाकिस्तान में तो कराची के वहां पर कॉन्सुलेट में घुस गए, 8 लोगों को गोली तक मारनी पड़ी। तो पाकिस्तान को तो आप जानती हैं कि पाकिस्तान तो वही करेगा जो अमेरिका और इसराइल कहेगा, भले वो कुछ भी कहे। तो और भी कई कंट्रीज में, कई देशों में तो ऐसा है कि सरकारें तो अमेरिका के साथ खड़ी हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं खामनेई के समर्थन में आके प्रोटेस्ट कर रही है। हम अपने अंदर ही देखें, हमारे यहीं देखें, हमारे यहाँ पर आप कश्मीर में देखें तो अच्छे खासे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। कश्मीर के अंदर भी अच्छे खासे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं, इसका कोई दबाव नहीं, और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है कि खामनेई को कई बड़ी संख्या में लोगों ने अपना इस्लामिक वर्ल्ड का नेता मान लिया था, उस कारण प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका इस बार मौका नहीं चूकना चाहेगा। इस बार एक लंबे वॉरफेयर के लिए अमेरिका भी रेडी है कि मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, यही मेरा सवाल भी था पूर्णिमा नाथ जी से। आप यूएसए में हैं, वहां पर अब आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या अगला स्टेप लिया जा सकता है अमेरिका की तरफ से? एक तरफ जनता नाखुश है, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ नेता है जो बार बार विरोध जताते रहते हैं। वो सीधे यहाँ तक कह देते हैं कि एप्स्टीन से ध्यान हटाना है, इसीलिए इस तरीके का युद्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका के आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? सही बात है। यहाँ पे इलेक्शन जो नवंबर 2026 को होगा, we don't know whether कि एक्चुअली वो इट इज गोइंग टू बी हेल्ड और नॉट। अगर वो होगा भी, वो फेयरली या फ्रीली होगा, वो भी समझ नहीं आ रहा है। बट एट द सेम टाइम मान ले कि अगर होगा तो डोनाल्ड ट्रंप की तो बैंड बजेगी, बिकॉज उनका जो रेटिंग आप देख रहे हो, दैट वाज एबिस्मल। इट इज नॉट वर्किंग फॉर अस एंड आवर पार्टी। पिछले 1 साल में जो भी मेजर इलेक्शन हुआ उसमें रिपब्लिकन पार्टी ने वी लॉस्ट आवर सीट्स। एंड ऊपर से धीरे धीरे आप देखेंगे हमारी पार्टी से ही लोग, कांग्रेस से या सेनेट से लोग रिजाइन करके चले जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कोई बोलना नहीं चाह रहे। अगर जो बोल रहे वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि वो रन नहीं करेंगे, और उनके पोजीशन के लिए वो ऑलरेडी साइड में आ चुके हैं। जो पोजीशन में बैठ के उनको चैलेंज कर रहे, उनके अगेंस्ट मागा अटैक डॉग्स को अनलिश करा जा रहा है। और दिस इज द डेंजर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज बिकम ए कल्ट लीडर। उनके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कह सकते, उनके पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते हो। जो मागा फैक्शन है, दे आर द वन हु इज एक्चुअली रूलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे रिपब्लिकन पार्टी को। आप जो बोल रहे हो कि समर्थन नहीं है, वो ही बेसिकली रूल करते हैं कांग्रेस को। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो भी चाहे वो साइन कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वेदर द पॉलिसी इज गुड और बैड फॉर द पीपल और द कंट्री ऑल्सो। अभी आपने ये पूछा आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है, आप मुझे बताइए। जो एप्स्टीन फाइल उन्होंने फोकस किया था और हमें बताया था कि वो रिलीज करेंगे, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए कैंपेन किया था, लेस देन 2% हैज बीन रिलीज्ड। और जहां जहां पे ट्रंप साहब का नाम दिखाई दे रहा है, वो फाइल्स को गायब करा जा रहा है पब्लिक साइड से। दिस इज द हिपोक्रेसी वी आर डीलिंग विथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये 2026 में अगर हम लूज कर जाएंगे, देन वी विल हैव अनदर इशू पॉलिटिकली हियर, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो ये छोड़ेंगे नहीं ये मौका।
ये वॉर को भी वो इशू बनाएंगे क्योंकि इट वाज नॉट अप्रूव्ड वॉर एंड ही एक्चुअली डिडंट टेक अप्रूवल नाइदर फ्रॉम द कांग्रेस नॉट फ्रॉम द पीपल का एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे। तो आगे जाके ये जो एक्सटर्नल डॉलर अमाउंट यहाँ से जाने वाला है और यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, गैस, ग्रोसरीज, एनर्जी, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, आप कुछ भी ले लीजिए, हम जैसे लोग चिल्ला रहे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चिल्ला रहे। विद इन द लास्ट 1 year ही मेड ऑलमोस्ट $4 billion, $3.4 billion एक रिपोर्ट आया। उसमें आप मुझे बताइए, करप्शन हो, उसका नाम होटल का नाम सेल करना हो, दुबई आपने मिडिल ईस्ट में आपने गोल्फ कोर्स बनाना हो, या कतर से $400 million लग्जरी एयरप्लेन ले लेना हो, $1 billion उनके ऊपर खर्चा करके आपने लिटरली उसको रेट्रोफिट करा के फिर आप ऑफिस छोड़ने के बाद उसको अपने साथ लेके जाना पब्लिक पर्सनल यूज के लिए। दिस आर द करप्शन। अपने इंडिया में ये सब होता था पॉलिटिकल क्लास में, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में। ही केम हियर टू क्लीन अप हिज नेम, ही केम हियर टू फिल हिज पॉकेट। उनका डायनेस्टी यही होता है, हर बार यही होता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जैसे दुनिया की निगाहों से बचा करके रखना है और सामने कुछ ऐसा पेश करना है जहां दुनिया केंद्रित हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।